नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने, कल मैंने संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा चैप्टर, और उस संज्ञा के चैप्टर का टेस्ट नहीं हो पाया था, तो 10 क्वेश्चन का टेस्ट आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी दसों क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस संज्ञा की वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। संज्ञा को पूरा पढ़ाया गया है, बिल्कुल शून्य से लेकर के शिखर तक की जो बात होती है वो सभी कुछ मैंने क्लियर किया है, ठीक है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जा करके वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज संज्ञा के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा जो मैंने कल संज्ञा चैप्टर को पढ़ाया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, जैसे भी करें आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देश को हानि जयचंदों से है तो जयचंदों में, देश को हानि जयचंदों से है तो जयचंदों में संज्ञा है। जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है द्रव्यवाचक। तो जो जयचंद शब्द लिखा गया है, इस जयचंद से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इस जयचंद से देश के गद्दारों का बोध हो रहा है। जयचंदो मतलब, जयचंद का वास्तविक अर्थ होता है, जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि जो जयचंद का इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है वह है देश को हानि देश के गद्दारों से है। जयचंदो मतलब देश के गद्दारों से है, ठीक है। तो जयचंद यहाँ पर एक जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जयचंद कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? भाववाचक नहीं है। सबसे पहला है, ऑप्शन नंबर ए है चतुराई, बी है उतराई, सी है लड़ाई, डी है मिठाई। तो जो इसका राइट आंसर है, आप देखिएगा भाववाचक कौन सा नहीं है। मिठाई जो है, मिठाई शब्द जो है भाववाचक नहीं है। लड़ाई भी भाववाचक है, उतराई भी भाववाचक है, चतुराई भी भाववाचक है, लेकिन मिठाई जो है भाववाचक नहीं है। मिठाई एक संज्ञा है। अगर भाववाचक की बात करें तो मिठास जो है, जो मिठास होता है वह भाववाचक संज्ञा है, ना कि मिठाई है। मिठाई एक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन मिठास जो है भाववाचक संज्ञा में आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंकज किस प्रकार का शब्द है? मैंने कल बताया था कि संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को, वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा संज्ञा का, तभी आप टेस्ट को देंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो पंकज किस प्रकार का शब्द है? तो पंकज जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पंक और एक है जय। पंख और जय से, पंख मतलब कीचड़, जय मतलब उत्पन्न होने वाला है। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं। 2 शब्दों का योग तो है, यहाँ पे यौगिक है ये। 2 शब्दों का जहाँ योग होता है यौगिक होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ ये दे रहा है। पंकज का मतलब एक विशेष अर्थ आपको निकल रहा है कमल, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हम क्या जानेंगे? इसका वास्तविक अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यह क्या है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? अब देखिए, कमल को आप तोड़ेंगे, क्या करेंगे? धन मल करेंगे, तो आपको का कोई अर्थ निकलेगा, न ही मल का कोई अर्थ निकलेगा। जब किसी शब्द के टुकड़ों में विभाजित करने पर, जब किसी शब्द को तोड़ने पर उन शब्दों का कोई मतलब न निकले, जैसे कमल को तोड़ा गया, का और मल निकला, ना ही का कोई अर्थ है, ना ही मल का कोई अर्थ है, अर्थात यहाँ पर रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? कमल रूढ़ शब्द है, ठीक है। एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। जब शब्दों को तोड़ने पर कोई विशेष अर्थ ना मिले तो वह रूढ़ होता है। जब शब्दों को तोड़ा जा सके, शब्दों को तोड़ा जा सके और 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द हमें प्राप्त हों तो यौगिक शब्द होता है। और योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ वो होता है 2 शब्दों को तोड़ने पर उसका अर्थ निकले,
उसका अर्थ निकले, लेकिन कोई विशेष अर्थ हो। जैसे मैंने बताया पंकज, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाले को मैंने पंकज कहा, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है कमल। इसका वास्तविक अर्थ हम क्या जानते हैं? इसका वास्तविक अर्थ जो सही सही शाब्दिक अर्थ है वो है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो प्रचलित शब्द है विशेष रूप से वो हो गया कमल, ठीक है। तो इस तरीके से जिसका यौगिक हो और उसका कोई विशेष अर्थ हो जाए तो वह योग रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? योग रूढ़। और जिसका कोई अर्थ ना निकले टुकड़ा करने पर वो होता है रूढ़। और जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ हो, जैसे मैं बता रहा हूँ औषधालय शब्द लिखा गया है, तो औषधालय दो शब्दों से मिलकर बना है, औषध धन आलय। तो औषध एक सार्थक शब्द है, आलय भी एक सार्थक शब्द है, ये दोनों आपस में परिपूर्ण है, तो यौगिक शब्द हो जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो देख लीजिएगा जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा नदी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक, डी है जातिवाचक। तो जिसका राइट आंसर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी की बात की जाए, अगर केवल और केवल नदी की बात की जाए तो नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन आगे लिख दिया गया है गंगा। गंगा एक विशेष नदी का है, गंगा की तरह कोई नदी नहीं है। गंगा एक यूनिक नदी है, अद्वितीय है, गंगा के स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो जो विशेष होता है अपने आप में वो व्यक्तिवाचक होता है। और नदी की अगर केवल और केवल नदी शब्द लिखा रहे तो नदी जो है एक जाति का बोध करा रही है। वो गंगा नदी भी हो सकती है, यमुना नदी भी हो सकती है, लेकिन अगर गंगा नदी लिख दिया गया है तो आपस में ये तो यूनिक हो गया, मतलब अद्वितीय हो गया, ठीक है। तो गंगा नदी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार कैसी संज्ञा है? परिवार शब्द कैसी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है द्रव्यवाचक, डी है समूहवाचक। जो इसका राइट आंसर है परिवार। एक व्यक्ति से मिलकर के परिवार नहीं बनता है। जब भी परिवार बनता है तो वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, तो यह समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन में कौन सी संज्ञा है? देखिए, जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वह सामग्री द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर सोना कहा जाए तो सोना से जो है सीकड़ का निर्माण होता है, चैन का निर्माण होता है सोने से। अगर सोने से अंगूठी का निर्माण होता है तो जो सोना शब्द है उससे कोई वस्तु निर्मित हो रही है। सोना एक पदार्थ है, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं, आप ऐसे ही समझिए, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, जितने पदार्थ होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। ऑक्सीजन एक गैसीय पदार्थ है, ऑक्सीजन एक गैसीय पदार्थ है, अतः यह कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑक्सीजन एक गैसीय पदार्थ है, नाइट्रोजन गैसीय पदार्थ है। अगर धुआं की बात करें, धुआं भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी की बात की जाए तो पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप ऐसे समझिएगा, जितने भी ठोस द्रव गैसीय पदार्थ हैं तीनों तरीके के, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल जी कैसी संज्ञा है? शुक्ल जी ने, अब देखिए शुक्ल जी की बात करूं तो यहाँ पर जो शुक्ल जी लिखा गया है इससे आपको समझ में आ रहा होगा एक जाति का बोध करा रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों। जो यहाँ पर शुक्ल जी की बात हुई है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्लियर हो रहा होगा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो एक विशेष शुक्ल जी की बात हो रही है। किस शुक्ल जी की बात हो रही है? एक विशेष शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, एक यूनिक अद्वितीय व्यक्ति की बात हो रही है, अर्थात एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि शुक्ल एक जाति का बोध करा रही है। यहाँ पर जो शुक्ल जी हैं वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा में किस प्रकार का, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, जो बुढ़ापा शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत ही आसान है। बुढ़ापा एक अवस्था को प्रकट कर रहा है, बुढ़ापा एक अवस्था को प्रकट कर रहा है, तो अर्थात जहाँ पर गुण हो, भाव हो, अवस्था हो, दशा हो, वहाँ पर कैसी संज्ञा होती है? वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यही लिख दिया गया है, अर्थ की दृष्टि से अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों मैंने बताया था, अर्थ के आधार पर संज्ञा 4-5 प्रकार की होती है और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो 3 प्रकार की होती है रूढ़ है, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर जो संज्ञा 5 प्रकार की होती है वो होती है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। और एक होता है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। ये 5 संज्ञाएं होती हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक। ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए दिया। और हाँ, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को नहीं देखें हैं जा कर के संज्ञा चैप्टर को, तो संज्ञा का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।